हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन के शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी की शाखाएँ हैं? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है पीडीएफ। ऑप्शन: वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानव संसाधन सिद्धांत। यहाँ पर इंग्लिश में भी है और ये रहे आपके ऑप्शंस ए बी सी डी या फिर ए और बी, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4, ए बी सी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन ये है कि क्लासिकल थ्योरी मुख्य रूप से कार्यकुशलता और संरचना पर केंद्रित है। इसमें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन, फेयोल का प्रशासनिक सिद्धांत और बेबर का नौकरशाही मॉडल शामिल है। मानव संसाधन सिद्धांत एचआर थ्योरी नवशास्त्रीय युग का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल उपयोग योजना सिंगल यूज प्लान है? ऑप्शन है आपके रणनीति, नियम, बजट, विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बजट। एकल उपयोग योजना वे होती हैं जो किसी विशिष्ट स्थिति या समय अवधि के लिए बनाई जाती है। बजट एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष के लिए होता है और उसके बाद नया बजट बनाया जाता है, जबकि नियम और विधियां बार बार उपयोग स्टैंडिंग प्लान्स की जाती हैं। हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल कौन थे? तो हेनरी फ्योल आपके माइनिंग इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए शेयर करने वाली हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें हेनरी फ्योल के जितने भी इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लियरली पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इसका एक्सप्लेनेशन है हेनरी फ्योल, जिन्होंने प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत का जनक माना जाता है। पेशे से एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने अपने कार्य अनुभव के आधार पर 14 प्रिंसिपल दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? कर्मचारी को 5,000 वेतन का भुगतान, श्रीमती उषा की टंकक के पद पर 5,000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य हेतु, बच्चे की स्कूल फीस के लिए व्यवसाय बैंक खाते से 5,000 का भुगतान। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर लास्ट में ये बोला गया है व्यक्तिगत कार्य हेतु, फॉर पर्सनल यूज़, तो इसलिए ये आपका कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेखांकन अकाउंटिंग में केवल उन लेन देनों को दर्ज किया जाता है जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं, और जो पर्सनल यूज़ के लिए हम जो भी निकालते हैं उसको क्या ड्राइंग बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांत गैप की शर्तों को पूरा करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। प्रासंगिकता, वस्तुनिष्ठता, सुसंगतता, रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी, तीनों। गैप का उद्देश्य वित्तीय जानकारी को विश्वसनीय बनाना होता है। इसके लिए जानकारी का रिलीवेंट होना, ऑब्जेक्टिव होना एंड समय के साथ साथ समान कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब अनिवार्य होता है। एक मालिकाना प्रतिष्ठान द्वारा आयकर के लिए 5,000 का भुगतान नामे डेबिट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ 5,000 फॉर इनकम टैक्स बाय अ सोल प्रोपर्टीयरशिप विल बी डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आंसर इज ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे बोला गया एकाकी व्यापार में मालिक का आयकर उसका व्यक्तिगत खर्च माना जाता है। व्यवसाय के नियमों के अनुसार मालिक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाली गई राशि को ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब एकाकी व्यापार वो होता है जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा बिजनेस अपना चलाया जाता है, वो ही मालिक होता है, उसी के पास सारे राइट्स होते हैं और सारा जो कर्ता धर्ता होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, उसी को बोलते हैं सोल प्रोपर्टीयरशिप।
सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र किसके द्वारा तय होता है? द स्कोप ऑफ एन ऑडिटर वर्क इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन है आपके, बाय द लॉ ऑफ स्टेटरी ऑडिट, बाय द एम्प्लॉयर ऑफ प्राइवेट ऑडिट एंड वैधानिक अंकेक्षण के कानून द्वारा निजी एवं अंकेक्षण के नियोजक द्वारा दोनों, बोथ बाय द लॉ ऑफ स्टेटरी ऑडिट एंड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द प्राइवेट ऑडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों के द्वारा देखा जाता है। यदि ऑडिट वैधानिक है तो उसका दायरा कानून तय करता है, लेकिन यदि ऑडिट निजी प्राइवेट है तो उसका द्वारा एम्प्लॉयर और ऑडिटर के भी समझौते से तय होता है। क्वेश्चन 8, एक कार्टेल फर्मों का सम्मिश्रण है। अ कार्टेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फर्म ऑपरेशन इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। और सेकंड ऑप्शन है इसका, जिसमें जिनकी सम्मिलित परिसंपत्तियां उद्योग की संपूर्ण परिसंपत्तियों का 90% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनके सम्मिलित लाभ विशाल होते हैं, होल हुज कॉम्बाइंड प्रॉफिट आर ह्यूज। कार्टेल तब बनता है जब एक ही उद्योग की विभिन्न फर्में आपस में समझौता कर लेती हैं, अक्सर मूल्य या उत्पाद तय करने के लिए, ताकि वे प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन होता है उसको कम कर सकें और कॉम्बाइंड प्रॉफिट को बढ़ा सकें। मेल जुल करके काम करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे ही बोलते हैं हम कार्टेल। कार्टेल तब बनाया जाता है। वे ऋणपत्र होते हैं जो या तो एक निश्चित शुल्क या कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक अस्थायी शुल्क द्वारा सुरक्षित होते हैं। डैश are those debentures which are secured either by a fixed charge or a floating charge on the assets of the company. Mortgage debenture, secured debenture, registered debenture, redeemable debenture। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरवी रखे गए ऋणपत्र। मोर्टिज डिबेंचर सुरक्षित या गिरवी रखे गए ऋणपत्र वे होते हैं जिनके पीछे कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा होती है। यदि कंपनी भुगतान नहीं कर पाती तो इन संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल किया जाता है। ये बाजार डैश से प्रभावित होता है। मार्केट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, इकोनॉमिक फोर्स, बिजनेसमैन, प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक फोर्स के थ्रू जो मार्केट है वो प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। बाजार मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई जैसे आर्थिक बलों से संचालित और प्रभावित होते हैं। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर सीटेट जो अपकमिंग आपका आएगा, या फिर यूपी टेट। अगर आपको यूपी टेट या सीटेट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं चैनल पर डालती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।